हेलो दोस्तों, चलिए फिर एक और नई कहानी आज आपको सुनाते हैं। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी कहानियाँ मिलती रहें। मेरी कोई भी कहानी आप मिस ना कर पाएँ। और अपने सजेशन भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती हैं या आप किस टॉपिक पर कहानी सुनना पसंद करेंगे या कुछ जो भी आपको पसंद है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज की कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। 70 साल का बुढ़ा अपनी 16 साल की बीवी के पास जाने से पहले लस्सी का गिलास क्यों पीता था, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम शवाना है। मैं अपने माँ बाप की 7 औलादों में सबसे पहली औलाद हूँ। बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने सिवाय औलाद पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया था। हमारे घर पर खाने की कमी रहती और फाका करना पड़ता। मैं इन हालात में जवान हुई और सोचा कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं है कि मेरी शादी कर दे। शायद सारी उम्र मुझे घर बिठाए रखेंगे। मगर मेरे हैरत की इंतहा ना रही जब अब्बू ने आकर एक बार बताया कि मैंने तुम्हारा रिश्ता किराने वाले के मालिक से तय कर दिया है। मैं तो सुनकर ही रो पड़ी थी। गरीब ज़रूर थी लेकिन थी तो लड़की ही ना। मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा पति खूबसूरत हो और अमीर हो। वह किराने वाला मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और ना कि शादीशुदा बल्कि 3 बच्चों का बाप भी था। उसकी बीवी का इंतकाल हुए एक साल हो गया था। दूसरी शादी के लिए उसने काफ़ी कोशिश की थी मगर उससे कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं था। मगर मेरे माँ बाप आसानी से मान गए क्योंकि उनके पास उस आदमी को कर्ज था। वह उसी सूरत में माफ़ हो सकता था। जब मेरी शादी उससे हुई तो मैं 20 साल की और वह 40 साल का। मगर मेरे माँ बाप तो ऐसे ही समझ रहे थे कि मेरे लिए शहजादे का रिश्ता आया है। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे कर दी। मेरे पति का नाम अमन था। वह इतना खास नहीं था, बस एक किराने की दुकान थी। मैं क्या करती, मैंने उसे ही अपना पति मान लिया था क्योंकि कोई चारा ही नहीं था। उसके 2 लड़के और एक छोटी लड़की थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपने पति को अपने हाथ में रखना है ताकि वह मेरे काबू में रहे। मैं कोशिश करती थी कि मेरा पति अपने बच्चों के साथ कम से कम साथ में रहे। मैं उसके बच्चों को उसके उठने से पहले ही स्कूल भेज देती थी और शाम को उसके आने से पहले जल्दी ही सोने को कह देती। उसके बच्चों को मैंने अपने काबू में इस तरह किया था कि वे सांस भी मेरी मर्जी से लेते थे। तीनों बच्चों के बावजूद भी मेरा पति बहुत ज़्यादा जवान था। वह रोज़ रात को बादाम पीसकर खाता था और कहता था कि इससे जिस्म में ताकत बढ़ती है। जब शादी हुई थी उसकी छोटी बेटी 1 साल की थी और मजबूरन मुझे उसे ही पालना पड़ा। शुक्र है उसके दोनों बेटे बड़े थे। मैं दिन गिन कर अपने प्रेग्नेंट होने का इंतजार करती रही, लेकिन जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। मैं जितनी ख्वाहिश करती अपनी औलाद की उतनी ही देर होने लगी। शादी को 5 साल गुजर गए थे और इस साथ में मैं उसके बच्चों को भी पालने लगी थी। 2 साल बाद मालूम हुआ कि मैं बांझ हूँ और औलाद पैदा नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तो जैसे मैं मायूस हो गई थी कि इस घर में किराना स्टोर के मालिक उसके बेटे ही होंगे। 2 साल गुजर गए थे। मेरे पति ने अपने दोनों बेटे को बाहर भिजवा दिया था। मेरे पति की बेटी 15 साल की हो गई थी। उसने मैट्रिक कर लिया था। मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी बेटी को आला तालीम दिलाएगा। मैंने भी उसके इरादे पर हामी भर ली क्योंकि मुझे जब से मालूम हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती तब से मैंने उसके बच्चों को प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ था। उस दिन वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैं घर से बाहर थी और ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखने वाली थी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं रुक गई थी। शवाना मेरी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने बाहर गई है। यार, उसने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। अगर उसके अपनी औलाद हो जाती तो वह सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसलिए तो मैं उसे लगातार वह गोलियां खिला रहा था कि उसे प्रेग्नेंट ना हो। यह सुनकर तो मेरी नज़रों के सामने ज़मीन आसमान गिर गए। मैंने पति जो हंस कर अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उसने ही मुझे औलाद से महरूम रखा था। मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 10 साल में सिर्फ धोखा मिला था। मैंने उसे सज़ा देने का फ़ैसला किया। मैंने उसके बड़े बेटे को फ़ोन करके कहा कि अपने बाप को बुला लो, तुम्हारा काम संभालने में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने ऐसी चाल चली कि वह अपने आप राज़ी हो गया। उसने अपने बाप को राज़ी खुद किया। 2-3 महीने के अंदर मेरा पति बाहर चला गया। अब बस मैं और मेरे पति की बेटी रह गई थी।
मैंने अपने पति से बदला लेने की खातिर उसकी 16 साल की बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवाने का सोचा। यही तरीका था, उससे दिल पर चोट लगी थी जिसे मेरे दिल पर लगी थी। मैंने एक 70 साल के बुढ़े से ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी, लेकिन उसमें भी मेरा ही फ़ायदा था क्योंकि वह बहुत अमीर था और उसने मुझे शादी के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि उस बुढ़े से उसकी जवान बेबी के जरिए खूब सारी दौलत बटोर लूँगी। 70 साल की उम्र में भी अच्छी खासी सेहत रखता था। जब वह रिश्ते वाले के साथ आया था, उसे देखकर मैंने कहा, बड़े मियाँ, आप तो बहुत अच्छी सेहत रखते हैं, क्या खाते हो? तो उसने कहा कि छोड़ो, इस बात को खानदानी राज है, नहीं बता सकता। मैंने उससे कहा कि मैं इन दोनों के साथ कोच्चि में ही रहूँगी क्योंकि मेरा भी दिल है कि कुछ अरसा अमीरों वाली ज़िंदगी गुजार के देखूँ। मेरे पति की बेटी 16 साल की थी और बहुत ही मासूम थी। उसने चुपचाप शादी कर ली थी और मेरे कहने पर किसी को ना बताया, ना ही अपने बाप को और ना ही अपने भाइयों को। उनकी शादी की पहली रात ही मैं चौंक गई क्योंकि वह 70 साल का बूढ़ा कमरे में जाने की बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। मैं भी हैरानी से उसके पीछे पीछे गई और चोरी चोरी उसे देखने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। लोग शादी की पहली रात दूध पीते हैं और वह लस्सी पी रहा था। हैरान करने वाली बात थी। और फिर वह अपने कमरे में चला गया। वह 70 साल के बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था, उसके एक भांजे के अलावा। वह भी शादी वाले रोज़ ही नज़र आया था। उसका लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ज़रूर थी। जवान और कम उम्र की बीवी के पास जाने से पहले लस्सी ही पीता था। एक दिन मैंने उसे लस्सी का गिलास पेश किया तो कहने लगा, सासू माँ, मैं लस्सी नहीं पीता। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। मुझे भी वह उम्र में कई गुना बड़ा था मुझसे भी वह उम्र में कई गुना बड़ा था और वह मुझे इस तरह बुला रहा था जैसे कि मुझसे छोटा हो। अगर उसे लस्सी पसंद नहीं थी तो रोज़ रात को जवान बीवी के कमरे में जाने से पहले क्यों पीता था? यह सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक दिन मैंने चुपके से देखा कि उसने लस्सी में एक दवाई मिलाकर उसने वह लस्सी पी गया था, लेकिन मैं नोट कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वह तो जैसे बूढ़े से जवान होने लगा था। उसकी झुर्रियाँ गायब हो चुकी थी। अब वह नई नवेली दुल्हन के साथ रोज़ सैर पर जाता। यह क्या चक्कर था? यह जानने के लिए मैंने उसकी पुरानी नौकरानी को पैसे देकर पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई। कहने लगी, यह सारा कमाल उसकी उसी लस्सी का है जो साहब रोज़ रात को पीते हैं। जब भी मालिक नई शादी करते हैं तो वे रोज़ लस्सी पीकर ही रात को अपने कमरे में जाते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे मालिक को मैंने लस्सी में कुछ मिलाते हुए भी देखा है, वह क्या ख़ास चीज़ मिलाते हैं? वह सोचते हुए कहने लगी, माँ जी, मैंने भी देखा है कि मालिक लस्सी में कुछ मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकर हूँ, पूछने की ज़रूरत कैसे कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि कोई मर्दाना ताकत वाली दवा होगी ताकि साहब अपनी 16 साल जवान बीवी को खुश कर रख सकें। वैसे तो पहले भी मैंने यही सोचा कि वह जब नौकरानी कह रही थी कि वह 70 साल का बुढ़ा अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा हो, लेकिन जाने क्यों मेरी छठी सेंस मुझे एहसास दिला रही थी कि कुछ और मामला है। मेरी सौतेली बेटी भी इस शादी इस पर ऐसे ही खुश थी जैसे नई नवेली दुल्हन होती, अपने बूढ़े पति के साथ हंसी खुशी बाहों में बाहें डालकर घूम फिर रही होती। अब उसके बाप को बताने का वक्त आ गया था कि उसकी बेटी ने घर से भागकर एक 70 साल के बुढ़े से शादी कर ली है। मैंने अपने प्लान पर अमल करने का सोचा तो मेरी सौतेली बेटी हीरो का हार लेकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि अगर आप बाबा को बताओगे तो वह ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे, मगर मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। नहीं बताओ, जब वे वापस आएंगे तब देखा जाएगा। मैंने भी हीरो की हार के लालच में मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस वक्त मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने शादी अपने बदले के लिए करवाई है। फिर उसी रात मैंने बुढ़े को लस्सी पीते हुए देखा। मुझे नौकरानी की बातें फिर याद आ गई कि वह खुद को जवान और ताकतवर रखने के लिए किसी दवाई की इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा था तो वह गलत था, क्योंकि मैंने 70 साल के बुढ़े से अपनी 16 साल की बेटी की शादी इसलिए ही कराई थी ताकि वह वैसे ही बेऔलाद तड़पे, वह भी मेरी तरह बेऔलाद रहे, तभी तो मेरा बदला पूरा होता। लेकिन उस बड्ढे को देखकर लग रहा था कि शादी में उसे अलग ही रंग और खुमार चढ़ गया है और यह सब उसी लस्सी का कमाल था। कम से कम तो मुझे ऐसा ही लगा था। मुझे कुछ भी करके इस लस्सी के राज को खोलना था, ताकि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं वक्त रहते अपनी सौतेली बेटी से कहूँ कि अपने पति को रोज़ रात को दूध का गिलास दिया करो। इस उम्र में लस्सी पीना खतरनाक साबित हो सकता है। वह मासूम लड़की मुझसे पूछने लगी, और क्या वह नहीं पीनी चाहिए? इससे पहले कि उसे जवाब देती, मेरी नज़र उस बेड पर पड़ी चीज़ों पर गई। बहुत ज़्यादा कीमती जूते कपड़े उसके बेड पर रखे हुए थे, जो मैंने और मेरी बेटी ने
कभी नहीं देखे थे ज़िंदगी में। मैंने उससे कहा कि ये सब समेट कर एक तरफ रख देती हूँ, और मैंने उसे समझाते हुए कहा कि जितना दूर हो सकती हो उतना दूर अपने पति से रहो, और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सामान समेटने की कोशिश करो। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा सामान समेट देती हूँ। मैंने उसका सारा सामान समेटने के बहाने उसके कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन वह पुड़िया मुझे कहीं भी नहीं मिली जिसे वह लस्सी में मिलाकर पीता था। नौकरानी को अपने पास नहीं आने देता था। नौकरानी ने यह बताकर कहा कि आप देखिएगा साहब, कितनी जल्दी बेऔलाद होंगे। पर हर हर बार इसे ऐसे ही होता आया है। मैं तो ये सुनकर घबरा गई थी कि उसकी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो सौतेली बेटी की शादी उससे कई गुना बूढ़े आदमी से कराई थी, जो औलाद पैदा करने की क्षमता ही न रखता हो। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही थी। वह तो बेऔलाद पैदा करने के चक्कर में था, वो तो औलाद पैदा करने के चक्कर में था। मैंने खुद तफ्तीश करने की सोची और एक दिन उससे पूछ ही लिया कि तुम ये लस्सी क्यों पीते हो, तुम्हें लस्सी पीने का शौक़ है क्या? कहने लगा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मुझे लस्सी पीने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे सब्र का पारा हाई हो चुका है। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, मैंने कई बार रोज़ाना लस्सी पीते हुए देखा है। तुम्हें रोज़ अपने कमरे में जाने से पहले लस्सी का गिलास पी कर जाते हो। आप जल्दी से बताओ कि यह क्या चक्कर है। कहने लगा, चक्कर तो कोई नहीं है, मुझे एक दिन के वक्त लस्सी पीना पसंद नहीं है। रात को मैं बहुत शौक़ से पीता हूँ, मगर रोज़ाना क्यों पीते हो? मेरा सवाल अभी भी वहीं पर खड़ा था। वह मेरे सवालों से तंग आ गया और कहने लगा, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लस्सी ले लेता हूँ। यह कहकर भी गुस्से से चला गया। अभी तो मैंने सिर्फ लस्सी का ही पूछा था और वह घबरा कर चला गया, जैसे कि मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैं उससे उस पुड़िया का भी पूछ लेती तो वह बेहोश ही हो जाता कि मैं उसके बारे में इतना जान गई हूँ। लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसका नाकाबिले सहन रवैया बहुत सारे सवालात खड़ा कर रहा था। अगली रात की बात है, मैं उसके आने से पहले ही किचन में बहाने से मौजूद थी। मुझे देखकर वो चौंक गया, जैसे उसे उम्मीद ही ना हो कि मैं यहाँ पर रात के इस टाइम मौजूद रहूँगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना दूँ? वह गुस्से से कहने लगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ। मैं मुँह बनाकर बाहर आ गई। मैंने उसकी बीवी से कहा कि तुम अपने पति के लिए खुद लस्सी बनाया करो। तो वो कहने लगी, मैंने तो बहुत बार कहा है, लेकिन वह खुद ही मना कर देते हैं। नहीं, मैं खुद बना लूँगा। कभी कभी तो मेरे लिए भी बनाकर ले आते हैं। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि मेरी सौतेली बेटी के घर से बाहर के चक्कर बहुत कुछ ज़्यादा ही लगने लग गए थे। उसके भी पर आ गए थे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि उसके बाप से इंतकाम ले लूँगी, जैसे कि मेरे बाप ने मुझसे बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी करा के और मेरे पति ने मुझे बेऔलाद कर दिया था। ऐसे ही मैं उसकी बेटी के 70 साल के बुढ़े की से शादी करा के उसे भी बेऔलाद करना देना चाहती थी। मगर इस बुढ़े के पास इतनी दौलत होगी, ये तो ख्वाबों में भी नहीं था, और अब मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा था। मैंने अपनी सौतेली बेटे से कहा कि किसी भी तरह इससे दौलत निकलवाओ। अगर वह मेरे हाथों से निकल जाती तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। उस लड़की के समझदार होने से पहले अपना मकसद हासिल करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए 70 साल पहले बुढ़े की शादी कराई थी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मैंने एक प्लान पर अमल करने की सोची। रात को जैसे ही उसने लस्सी का गिलास तैयार किया और उसके अंदर अपनी जेब से वह खास पुड़िया निकाली और वह पाउडर अपनी लस्सी में मिलाने लगा, इससे पहले कि वह लस्सी पीते मैंने जल्दी से किचन के पास गुलदान गिरा दिया। वह जल्दी से गिलास वहीं छोड़कर बाहर देखने गया। मेरे लिए बस इतना ही मौका काफ़ी था। मैंने जल्दी से किचन में गई और जल्दी से गिलास बदल दिया, जो मैंने कुछ देर पहले ही तैयार किया था। इस कार्रवाई में मुझे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैं असल में यह मालूम करना चाहती थी कि आखिर इसमें क्या है, इसमें ऐसी क्या चीज़ मिलती है। सुबह उठी तो मैंने इस लस्सी को एक पॉलीथीन में डाला और लैब में लेकर आ गई। मैं सच जानना चाहती थी कि इसमें क्या है। मैं वहाँ से घर वापस आ रही थी कि मैंने अपनी सौतेली बेटी को गाड़ी चलाते हुए कहीं जाते हुए देखा। वह अकेली गाड़ी चला रही थी और मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि उसने गाड़ी चलानी भी आती है। उसकी शादी को बमुश्किल 2 हफ्ते ही हुए थे। इतने दिनों में उसका पति उसे गाड़ी चलाना ही नहीं सिखा सकता, और उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल थी। फिर उसने गाड़ी चलानी किससे सीखी थी? और घर गई तो मेरे पति को कॉल आ गया। मैंने इतने दिनों से जान पूछकर बात नहीं की थी। वह अपनी बेटी से बात करना चाह रहा था। मैंने कहा, पता नहीं कहाँ पर है, मुझे बता कर नहीं जाती तुम्हारी बेटी, अपनी मर्जी की मालकिन बन गई है। कल अगर कुछ हो जाता है तो मुझसे कुछ मत कहना। मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है।
मुझे बताए बगैर वह किन हवाओं में ही है। कई दिन हो गए हैं, बस अपने आप में मगन रहती है और बाहर के चक्कर लगाती रहती है। मैंने उसके पति से जाकर पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। कहने लगा, ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है और अब मैं इस उम्र में उसके साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकता। कमर जवाब दे जाती है तो मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया है। मैं अब उसे क्या बताती कि ड्राइवर बाहर बैठा है और तुम्हारी कम उम्र वाली जवान बीवी बाहर घूम रही है। मुझे उस लड़की पर शक होने लगा था। कुछ तो चल रहा था इस घर में जिसकी खबर मुझे नहीं थी, जो वह मुझसे छुपा रही थी। मैं जब भी उसे देखती थी यही लगता था कि वह कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। पति के घर में होने के बावजूद भी वह फ़ोन पर लगी रहती थी। मैं उससे कुछ पूछती तो कहती मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। लैब वाले ने 2 दिन बाद रिपोर्ट देने को कहा था। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लगता वह खास लस्सी क्यों पीता है, मैं तब तक उसे पीने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज रात भी बहाने से उसे बाहर भेजकर मैंने लस्सी का गिलास बदल दिया। अगले दिन भी मैंने यही किया। फिर लैब वाले को फ़ोन आया कि रिपोर्ट बन गई है, आप आकर ले जाओ। मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। जो कुछ भी उसने बताया उसे सुनकर मुझे लगा कि लैब की छत मेरे सर पर गिर गई हो। जो कुछ भी मैं सुन रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने घर जाकर उस बूढ़े के पास जाकर वह रिपोर्ट दिखाई और कहा, यह देखो उस लस्सी का रिजल्ट जो तुम रोज़ बड़े शौक से पीते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जहर पी रहे हो, वह भी अपनी मर्जी से। इस पुड़िया में जहर होता है जो तुम जानबूझकर लस्सी के गिलास में मिलाकर पीते हो। बूढ़े ने बताया था कि इस लस्सी में ताकत वाली दवाएं शामिल नहीं हैं, इसमें जहर मिला हुआ है। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि वह जानबूझकर जहर क्यों पी रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं उसकी बीवी तो उसे जहर नहीं दे रही, क्योंकि उसके रंग ढंग से कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उससे कहा, यह पुड़िया तुम्हें कौन देता है? कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं देती तुम्हें ये पुड़िया? क्या वह तुम्हारी जान लेना चाहती है ताकि तुम्हारे मरने के बाद बहुत सारी दौलत अपने नाम कर ले? मेरे जहन में तो यही आया था कि मेरी सुतेली बेटी से मारने का प्लान कर रही है ताकि दौलत और जायदाद उसके नाम हो जाए, क्योंकि बुढ़े की कोई औलाद थी ही नहीं। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है। मेरी मासूम सी भोली सी बीवी को इस बात का पता ही नहीं है कि मैं यह जहर खुद ले रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और रोंगटे खड़े हो गए। वह खुद अपनी मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी जान लेना क्यों चाहते हो? वह कहने लगा, तुम इतनी समझदार हो, इतना कुछ मालूम कर लिया है, तो यह भी मालूम कर लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जाओ और जाकर मालूम कर लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई कि बुढ़ा तो सनकी हो गया है, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब भला मैं उससे उसकी बात कैसे पता करती कि यह सब वो क्यों कर रहा है। मुझे शक हो रहा था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इस टाइम मुझे डर भी लग रहा था कि बुढ़े को पता नहीं कहीं मेरे खाने में जहर ना मिला दे। अगले दिन मैं अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ कॉरिडोर में अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे गलतफहमी हुई थी। भला उसे यहाँ क्यों होना था? डॉक्टर से चेकअप कराकर मेरी तसल्ली हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या थी, 32 साल की थी। मैं सच कहूँ तो आप वापस आ रही थी कि अपने पति से इंतकाम के चक्कर में मैं उसकी बेटी के साथ साथ खुद भी फंस गई थी। वापसी में आते हुए मैंने एक बार फिर उसकी झलक देखी। मैंने जल्दी से टैक्सी को रोका और कहा, इस गाड़ी के पीछे चलो। मैं देखना चाहती थी कि वह कहाँ जा रही है, और यह देखकर मेरे हैरत की इंतहा न रही कि वह उसी अस्पताल में जा रही है जहाँ से थोड़ी देर पहले मैं वापस आई थी। इसका मतलब था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। थोड़ी देर पहले जो मुझे लगा था मैंने उसे देखा था, वह बिल्कुल सही देखा था। मैं देखना चाहती थी कि वह आजकल अस्पताल क्यों जा रही है। कहीं मेरी तरह उसे भी तो सारी सूरत का पता तो नहीं चल गया है। लेकिन गाड़ी से वह नहीं उतरी, बल्कि साथ में कोई और भी निकला, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वह तो उसके पति का भांजा था। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया कि सारी बात क्या थी। यकीनन ये एक दूसरे को पसंद करते थे और यह बात उस बुढ़े को पता चल गई होगी। मैं उन दोनों का पीछा करके अस्पताल गई।
मैंने ज़रा करीब होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करी। वह उनसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। थोड़ी देर बाद जब वह डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर चौंक गई। उनका रंग उड़ गया। वह कहने लगी, आप यहाँ मेरे। मैंने पूछा, क्या हुआ है, तुम अस्पताल क्यों आई हो? अपने पति के होते हैं किसी और के साथ। कहने लगी, मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हौले हौले जहर जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे अंदर जहर कहाँ से आया। मैंने कहा, तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि वह जान गया है कि तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो, उसके भांजे से ताल्लुक़ बना रही हो, इसलिए तो उसने तुम्हें सजा दी। वह खुद जहर लेता है और वही जहर तुम्हारी रगों में भर दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पति को यह सब कैसे पता चला। रोते हुए कहने लगी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो पैदा होते ही जिस औरत को माँ के रूप में देखा था वह आप थी। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ माना था। आपने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। बाबा ने आपको औलाद नहीं दी, इसका बदला आपने मुझसे लेने के लिए सोचा, और आपने अपनी इंतकाम की वजह से मेरी शादी 70 साल के बुढ़े से करा दी, और रोज़ मर्दान ताकत की दवाई लेकर खुद को जवान रखने की कोशिश करता है। मैंने आपकी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं एक 16 साल की जवान लड़की हूँ और वह 70 साल का बुढ़ा आदमी। मेरे लिए कुछ अरमान थे। शोहर के भांजे से मेरी एक बार ही मुलाकात हो गई थी। मेरा दिल बेईमान होने लगा था। मैं अंदर ही अंदर से पसंद करने लगी थी और यह भी मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों अक्सर घूमने फिरने निकल जाते, मगर मैं ये क्या जानती कि मेरा पति ये सब जान जाएगा। आज मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उसने मुझे बताया, तुम्हारे अंदर जहर है। मैं तो अपनी हर कम उम्र बीवी को यूं ही बना कर रखता हूँ। वह बेचारी जहर से बच नहीं पाती और मेरे जिस्म को उसकी आदत हो गई है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। जाओ, जाकर अस्पताल में जाकर पता कर लो कि तुम्हें क्या हुआ है। इसलिए मैं भागी भागी चली आई और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि मेरे अंदर उस शख्स ने जहर भर दिया है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ना चाहती थी, मगर आप दौलत के लालच में अंधी हो गई और यहाँ तक कि अपना इंतकाम भी भूल गई। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदी महसूस की। वाकई सच कह रही थी, सारा कसूर मेरा था। बजाय अपने पति की बात करने के अलावा मैंने उसकी बेटी से इंतकाम लेने की सोची। मुझे क्या मालूम था कि इतनी ज़्यादा उम्र वाला वह बुजुर्ग हकीकत कितना खतरनाक निकलेगा कि अपनी बीवी को खुद से बांधने के लिए ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करेगा। यह सब मेरी वजह से हुआ था और मुझे इस सारे किस्से को ख़त्म करना था। मैंने उससे वादा किया कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और मैं ही सब कुछ ठीक करूँगी। मैंने पहले उसका अच्छे से इलाज करवाया। शुक्र है हमें वक्त रहते पता चल गया और वह वक्त पर इलाज शुरू हो गया और कुछ महीने में वह ठीक हो गई। इस सारे अरसे के दौरान वह अपने पति से दूर रही थी। उसके पति को एक दिन फालिश हो गया। अटैक इतना बड़ा था कि वो बिस्तर पर होकर रह गया और 2 महीने में इंतकाल हो गया। कानून की वजह से सारी दौलत की मालकिन मेरी बेटी हो। मैंने उसकी इच्छा पूरी करवा दी और उसकी पसंद से उसकी दूसरी शादी करा दी। मैं उससे शर्मिंदा थी और उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया है, मगर उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर से अपने बारे में बात की। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बांझ नहीं हूँ, बस मेरे पति ने मुझे अपनी औलाद के हक़ से महरूम रखा था। मैं अभी 32 साल की थी, जवान और खूबसूरत थी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और कुछ अरसे बाद एक अच्छे से और सुलझे इंसान से शादी कर ली, जिससे मेरी एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ मैं कि मेरी पहले पति की बेटी भी खुश है। उसने मुझे माफ़ कर दिया है, वरना मैं इसी एहसास में पूरी ज़िंदगी बैठी रहती। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी, ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ी सी मैं कहानी में अटक गई तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए प्लीज़ जल्दी से। ओके, बाय बाय।